नमस्कार, मेरा नाम है अनिल कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस वाई अन्नू सर में। तो साथियों, पी वाई क्यू की सीरीज़ में एन टी पी सी के 2021 में आयोजित हुई सभी शिफ्टों की हमने एक सही और सटीक व्याख्या के साथ हम इस सीरीज़ में उनका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज की हमारी शिफ्ट है 1 मार्च 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता होगा, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। तो वीडियो काफ़ी स्पेशल और परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट और परीक्षा के लिहाज से काफ़ी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का यहाँ सिलेक्शन किया है। तो टॉप 20 क्वेश्चन हैं जिनका हम व्याख्या के साथ एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द उसी संबंध को साझा करते हैं जो निम्नलिखित शब्द युग्म द्वारा साझा किया गया है। इसमें लंबाई मीटर, इसमें पहले लंबाई दी गई है और उसका मात्रक बाद में दिया हुआ है। इसी सीक्वेंस में आपको दिए गए ऑप्शंस में से इसका सही आंसर छांटना है। तापमान का मात्रक केल्विन तो होता है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। बल का मात्रक होता है वो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसका होता है न्यूटन। तो यहाँ भी जो है दोनों अलग अलग विमाएँ दी हुई हैं, तो इनका भी यहाँ मात्रक नहीं दिया हुआ, इस वजह से ये भी प्रश्न गलत है। और तीसरा जो ऑप्शन है द्रव्यमान और ग्राम, तो इसका सही आंसर यही है, द्रव्यमान और ग्राम। फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्यों सही नहीं है, उसका रीज़न है कि जो विमा है वो बाद में दी हुई है और उसका मात्रक पहले दे दिया, इस वजह से ये रिवर्स ऑर्डर में था। तो इस वजह से हम इस प्रश्न को, इस ऑप्शन को गलत मानेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ से अपने ऑप्शन को छांटेंगे। आकार में परिवर्तन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है गैस की उत्पत्ति, और तीसरा ऑप्शन है रंग में परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है अवस्था में परिवर्तन। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों जो हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया के गुण हैं, एक तरह से विशेषताएं हैं उनकी, रासायनिक उदाहरण है। और ये जो है आकार में परिवर्तन, पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। ये हमारे दूसरे प्रश्न का सही आंसर था। चलिए चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को, यहाँ पर दिया हुआ है, निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर आपको समय बताना था कि किस समय में ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम आया था। तो ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम दिए गए विकल्पों में से 1962 में आया था, इसका यही सही आंसर है। और ये निजी नियंत्रण के खिलाफ था, कहीं इसका जो है परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो निजी हाथों में पहुंचकर, उस वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसे हम परमाणु ऊर्जा अधिनियम कहते हैं। और उस समय पे जो आपके प्रधानमंत्री थे वो थे पीटी नेहरू। पीटी नेहरू जी उस समय पर प्रधानमंत्री थे। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है श्री अरविंद, दूसरा ऑप्शन है एम के गांधी, और तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, चौथा ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यही इसका सही आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या हो सकती है। इसमें हमने आज का व्याख्या के लिए जो विकल्प चुना है वो है विकल्प नंबर 3, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, इनकी दो रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, द गोल्डन गोल्डन थ्रेशोल्ड, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पहली रचना है, और दूसरी रचना जो है इनकी द ब्रोकन विंग्स, द ब्रोकन विंग्स, ये इनकी दूसरी रचना है। इनके बारे में एक्स्ट्रा अगर जानकारी बताऊं तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, और इन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला।
तो ये थे हमारे इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति, टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हिमालय क्षेत्र। इसकी अगर व्याख्या के तौर पर हम देखें तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को जो है भारत का जैव विविधता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट। सर्वाधिक जो है भारत की जैव विविधता पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। तो ये एक स्टैटिक तौर पे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1969, इंदिरा गांधी की सरकार में पहला जो है नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था। वहीं से ये प्रश्न हमारा परीक्षा में बना है। तो इसका सही आंसर होगा 1969। 1969 में जो है नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके जो है विद्युत हमारे यहाँ बनने लगी थी। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकी सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? तो ये ओवरऑल आपका HDI से प्रश्न बना था, और HDI से कई बार परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बना लिए जाते हैं। तो हम यहाँ पर बतौर इसकी व्याख्या के साथ इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस प्रश्न पे हमें गौर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका महबूब उल हक। ये एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे, इनकी नागरिकता भी अगर कभी पूछे तो हमें ध्यान रखना है। और ये जो आपका HDI होता है, HDI UNDP के अंडर काम करता है। UNDP की फुल फॉर्म आपको पता होगी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये 1990 में, जैसा कि हम भी ऊपर पढ़ चुके हैं प्रश्न में, तो ये UNDP के अंडर काम करता है। और इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जो है HDI में हम किन किन मानकों का अध्ययन करते हैं। तो इसके 3 मानक हैं, यहाँ पर हम गौर देंगे। इसका जो पहला जो है जीवन प्रत्याशा, यहाँ पर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं लिखने के लिए, इस वजह से मैं जो बोलूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो पहला है जीवन प्रत्याशा, और दूसरा है साक्षरता दर। क्या है? साक्षरता दर। साक्षरता दर पर गौर करता है। और तीसरा है जीवन स्तर। तीसरा इसका मानक है जीवन स्तर। इन्हीं 3 आधारों पर ये किसी देश की मानव विकास सूचकांक का मापन करता है। और इसमें आपके 0 से 10 तक इसका पैमाना होता है मापने का। यहाँ पर 0 से 10 के बीच में जो भी वैल्यू दी होती है वो उसका HDI मान होता है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर कई बार फुल फॉर्म से भी प्रश्न बना लेता है। तो इसका सही आंसर आपका पहला ही ऑप्शन होगा, जो कि नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कनात, यानी कि क्वेनेट्स। इस प्रश्न का सही आंसर था कनात। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा स्थापित है? इसका सही आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो आज के अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, 31 सितंबर 2020 को प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन है? यानी कि ये जो आपका प्रश्न बना है वो बना है ADB से। यहाँ पर हम इसकी सही और सटीक व्याख्या के साथ इस प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक क्वेश्चन है, तो हम इसे बड़े ध्यान के साथ हम जो भी जानकारियाँ इसमें बताने वाले हैं आपको, वो आपको याद रखनी है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आपका जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, मत्सुतसु असाकावा। ये अभी भी अध्यक्ष हैं। ये जो आपके अध्यक्ष बने थे वो 17 जनवरी 2020 में
17 जनवरी 2020 में इसके अध्यक्ष बने थे। और आगे की डिटेल इसकी हम इसी दूसरी स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय मनीला में है। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी भी है, तो इसका मुख्यालय मनीला में है। और इसके मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें जो है आपके मेंबर आपको याद रखना है, इसमें 68 मेंबर होते हैं। और इसकी स्थापना जो थी, स्थापना आपको याद रखनी है, एडीबी की स्थापना सन 1966 में 66 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे एडीबी से रिलेटेड आपके महत्वपूर्ण कुछ स्टेटमेंट, ये आपको याद रखने हैं अगली परीक्षा के लिहाज से। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या था। तो इन सभी ऑप्शन में से दिया हुआ ऑप्शन जो था ऑप्शन डी, वो इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं, मतलब कहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं। पहला कॉन्टिनेंट उत्तरी अमेरिका, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा एशिया और चौथा अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जो जवाब है वो है ऑप्शन डी, अफ्रीका। यानी कि होमो सेपियंस के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं, यानी कि सदस्यों के जो अवशेष हैं, वो आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। आइए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर था एलेनोर रूजवेल्ट। ये भी यूडी जो HR है, UDHR, इसकी फुल फॉर्म भी हमें पूछ सकता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। और जो है इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी वो 10 दिसंबर, स्थापना यहाँ पर लिख रहा हूँ, 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो है आपके 30 आर्टिकल हैं। कितने? 30 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। और एक यहाँ से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न बना था जो कि हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अभी रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें UDHR से एक प्रश्न पूछा था जो कि अक्सर बच्चों का गलत हुआ। उसमें पूछा था कि UD जो HR है उसने अपना जो एक्ट है वो कितनी भाषाओं में अनुवादित किया है। तो इसका सही आंसर जो होगा 500 प्लस भाषाओं में उसने अपने एक्ट को अनुवादित किया है। और अगला एक और स्टैटिक टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो है मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये था आज का हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि सार्वभौमिक घोषणा से संबंधित था। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को, इसको आप जानते होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है, अक्सर चर्चा में रहती है, लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल बर्ड हेरिटेज इन डेंजर सूची से हटा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान। इनको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया है। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न की व्याख्या को देखने वाले हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसका हम राइट आंसर याद रखेंगे। इसका आंसर है पेरिस। इसकी स्थापना जो थी वो थी आपकी 16 दिसंबर 1945। इसकी जो है स्थापना 16 दिसंबर 1945 को हुई थी। और इसमें जो है आपके भारत के कितने स्थल शामिल हैं, तो इसमें भारत से अब तक कुल 43 जो है स्थान वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से आपका अंतिम जो 43वां वो है असम का मोइदम। ये करंट के लिहाज से और स्टैटिक जीके के लिहाज से भी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असम का मोइदम स्थान अभी 43वां वर्ल्ड हेरिटेज बना है। और तो ये था आज का हमारा यूनेस्को से रिलेटेड क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर।
आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन, जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं, में योगदान नहीं करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अपसारी विकास, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, आनुवांशिक प्रभाव, जेनेटिक ड्रिफ्टिंग, और भौगोलिक पार्थक्य, जियोग्राफिक आइसोलेशन, और चौथा ऑप्शन है विभिन्नता यानी कि वेरिएशन। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर था अपसारी विकास, ये बायोलॉजी से था। तो बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पर खाली स्थान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है बॉम्बे डेक्कन। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपकी हेक्टर मनरो द्वारा शुरू की गई थी। हेक्टर मनरो, कब? तो वो आपकी शुरू की गई थी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में ये शुरू की गई व्यवस्था थी, जिसमें रैयत डायरेक्ट किसान को कहा जाता था, और किसान को ही इस व्यवस्था के तहत मालिकाना हक, चाहे वो ज़मीन की खेती के योग्य हो या आवास की ज़मीन हो, तो उसका जो मालिकाना हक डायरेक्ट किसान को दिया जाता था, और जितने भी कर यानी टैक्सेस होते थे वो डायरेक्ट जो है किसान अंग्रेजी व्यवस्था को मुहैया कराता था। तो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने खाली स्थान मतलब इस वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे की व्याख्या की थी। तो इसका सही आंसर है 1837 में। अब जो है 1837 में इसने जेम्स प्रिंसेप ने उनके जो भी अभिलेख थे अशोक के, उनको पढ़ा था, और एक 1750 में इनके जो है शिलालेखों की खोज, किसके? अशोक के शिलालेखों की खोज फैनथेलर नाम व्यक्ति ने की थी। फैनथेलर। यदि पूछा जाए कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर होगा फैनथेलर। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है, वो है कि अशोक का सबसे इम्पोर्टेंट जो था अभिलेख वो कौन सा था? तो सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख था वो था 13वां अभिलेख, जिसमें कि उसने अपने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया था। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? यहाँ पर ये गौर देने वाली बात है। 2.0 इंद्रधनुष किससे रिलेटेड था? तो पहला ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचागत विकास, निजी क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, और निर्यात आयात बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। तो एक आपने इंद्रधनुष, केवल इंद्रधनुष पढ़ा होगा, इंद्रधनुष, उसमें 2.0 नहीं लगा होता, केवल और केवल इंद्रधनुष होता है। तो वो होता है आपके पोलियो के टीकाकरण से रिलेटेड, पोलियो के वैक्सीनेशन से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर जो इंद्रधनुष 2.0 है, इसका सही आंसर है पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, सार्वजनिक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से रिलेटेड। जितने भी सार्वजनिक बैंक हैं उनका एक तरह से पूंजीकरण किया गया था सरकार द्वारा, उसी योजना को इंद्रधनुष 2.0 के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है अल-बरूनी की रचना है ये तहकीक माँ लिल हिंद। और इसमें जो सभी ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, इनकी रचनाओं को हम जान लेंगे। मेगास्थनीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आई है। और इब्न बतूता की बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है रेहला, इसकी इब्न बतूता की रचना है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे टॉप 20 एनटीपीसी परीक्षा में आए हुए 2021 वर्ष के दौरान सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि हमने वेद उनकी सटीक और सही व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।